डीसी अगर मैं ना दूं, डीसी ना दूं तब कोर सैचुरेट नहीं होगी। अगर मैं डीसी दे दूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आगे चला जाएगा और उससे कोर सैचुरेट हो जाएगी। अगर कोर सैचुरेट होगी तो गर्म भी हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोर सैचुरेट होगी तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ जाएंगे, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ आया अभी? सर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फिर वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा? हाँ, मतलब अंडर स्टडी स्टेट अगर मैं देखूं इसका, पहली बात तो जो वोल्टेज आएगी वो साइन वेव आएगी नहीं। वो देखो ना, फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक तो थोड़ा कांस्टेंट हो गया, मतलब फ्लैट सा हो गया, फ्लक्स ज्यादा चेंज नहीं हुआ, और उसके बाद एकदम से चेंज हो रहा है और फिर से फ्लैट हो रहा है। तो जब फ्लैट होगा फ्लक्स, उस टाइम चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट है, ये फ्लैट है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं दिखा रहा, नहीं। और इतने रीजन में चेंज इन फ्लक्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वो ज्यादा है, आप समझे? तो एक हाफ तो वोल्टेज की बड़ी ज्यादा आएगी और एक हाफ क्या आएगी? कम आएगी। आउटपुट वोल्टेज अपीयर ही नहीं होगी, मतलब डिस्टॉर्टेड वेव आएगी पूरी तरह से, नहीं समझे? पॉजिटिव हाफ तो अलग आएगा, छोटा सा आएगा, नेगेटिव हाफ में भी ज्यादा आएगा, या फिर उल्टा हो सकता है कुछ भी, नहीं समझे क्या? डिस्टॉर्टेड वेव आएगी, हार्मोनिक्स आएंगे आउटपुट वोल्टेज के अंदर, आउटपुट वोल्टेज के अंदर हार्मोनिक। और कोर क्या रहेगी आपकी? सैचुरेशन रीजन में चली जाएगी। कई बार एक साइकिल में एक बार सैचुरेशन रीजन में जरूर जाएगी कोर। तो उससे क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात और है, जब करंट यहां से यहां पे जाएगा तो फ्लक्स यहां से यहां पे जाएगा, और जब करंट वापस आएगा तो फ्लक्स यहां से यहां पे इस कर्व के अकॉर्डिंग वापस आएगा। क्या इसी कर्व के अकॉर्डिंग वापस आएगा? क्या कर्व बदलेगा? कर्व कुछ अलग आएगा, नहीं समझे? वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं हिस्टैरिसीस में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं हिस्टैरिसीस में नहीं जा रहा हूं, सिंपल आपको वीएच कर्व या आई वर्सेस फ्लक्स कर्व से समझा रहा हूं। आप समझेगा मेरा पॉइंट? मैं ज्यादा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं समझा रहा हूं, मैं ये आपको जस्ट फ्लेवर दे रहा हूं। ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या आती है डीसी से। डीसी अगर आपने डाल दिया, डीसी सिग्नल अगर आप दोगे तो कोर में सैचुरेशन रीजन में चले जाएगा, बिकॉज आपने ऑपरेटिंग पॉइंट जिसके अबाउट करंट ऑसिलेट कर रहा है वो चेंज कर दिया। तो आप ऑपरेटिंग पॉइंट आप यहां पे ले गए, नहीं समझे? या फिर थोड़ा और आगे ले गए, करेक्ट है? और अगर डीसी ना होता तो प्योर एसी करंट जीरो एम्पियर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता, जीरो रेफरेंस के अबाउट ऑसिलेट करता ना करंट। इसका मतलब ये यहां तक जाता मैक्सिमम और इसमें यहां तक जाता पीछे की तरफ मैक्सिमम। तो ना तो इधर सैचुरेशन में गया ना इधर सैचुरेशन में गया, इसका मतलब लीनियर रीजन में है। और मैंने आपको समझाया था कि जब भी लीनियर रीजन होता है, एनालॉग में समझाया था, बताया था मैंने कि कोई स्ट्रेट लाइन है और उसमें अगर आप करंट इधर दे रहे हो साइन वेव, तो फ्लक्स भी कैसा बनेगा? वो भी साइन वेव बनेगा। भाई स्लोप भी तो चेंज हो गया, और क्या हुआ? y = k टाइम्स ऑफ i हो गया ना, क्योंकि स्लोप ये तो स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है? y = mx, याद है क्या? y यार स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन को देखो ना बस, सिर्फ ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन, y = mx टाइप है। तो करंट मेरा साइनसॉइडल है तो फ्लक्स भी कैसा आएगा फिर? साइनसॉइडल। स्ट्रेट लाइन का ये फायदा है, समझा? तो इसका मतलब इसमें एक तो सैचुरेट नहीं होगा और एक फ्लक्स कैसा आएगा? प्योर साइन वेव आएगा। आप समझे मेरा पॉइंट? ठीक है भाई। तो डीसी सिग्नल देने से क्या होता है? एक तो डीसी अपीयर भी नहीं होगा पहली बात, ठीक है? अपीयर होगा तो मे भी थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट की वजह। हाँ जी, हाँ जी, टू तो वोल्टेज है ना, टू तो वोल्टेज है। और ये क्या इधर? तो पहले 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालो? करंट निकालो ना, स्टडी स्टेट में कितना आएगा उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। दो क्यों आएगा आप? फिर से दो रजिस्टर, वो जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ना, वो आप निकालें। V/R आएगा ना स्टडी स्टेट में करंट। इस V के अकॉर्डिंग जो करंट आएगा क्या आएगा? इस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो स्टडी स्टेट में कितना हो जाएगा करंट? V/R। और इसकी वजह से V/R आएगा और इसकी वजह से देख लो क्या ऑसिलेटरी आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप निकालो कि नेट करंट जो आएगा उसमें एक तो डीसी कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा? एसी कंपोनेंट। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डीसी विल सैचुरेट द कोर, डीसी विल सैचुरेट द कोर। डीसी सिग्नल कोर को सैचुरेट कर देगा। ठीक है भाई? हाँ जी, बताएंगे। अभी मैं हिस्टैरिसीस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? फिलहाल मैं हिस्टैरिसीस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बस आप इतना एक पॉइंट बाय डिफॉल्ट याद रखो। अभी मैं बताऊंगा वो चीज, आगे पढ़ेंगे हम हिस्टैरिसीस के बारे में। अभी तो और पढ़ना है हिस्टैरिसीस से क्या हिस्टैटिक एंगल वगैरह कैसे आता है, तब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। डीसी से आपका हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाते हैं, बस ये याद रखिए, ठीक है? वो देखेंगे हम। हाँ,
सैचुरेशन तक रीच नहीं किए, हाँ उससे पहले ही करंट डिक्रीज करना शुरू कर दें। बिल्कुल, तब बच सकते हो आप, तब तो बच सकते हो। मतलब अगर आप कह रहे हो कि करंट मेरा ऑपरेटिंग करंट यहाँ पे होता है और इसके बाद मैं ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूँ। हाँ जी जैसे जब BS का अपलोड किया था तो ऐसे कहते हैं कि करंट इंक्रीज करते हुए तो सैचुरेशन आ गया था और उसके बाद सैचुरेशन पर जाकर करंट डिक्रीज कर मतलब रिवर्स डायरेक्शन में करना शुरू किया तो BH का बना। अगर आप सैचुरेशन करंट तक ना पहुंचे उससे पहले ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स करना शुरू मतलब आप यही तो कह रहे हो कि यहाँ तक आप गए नहीं आगे, करंट इतना आगे बढ़ नहीं रहा। क्या डाउट है, मैं समझा नहीं, बताओ। मुझे तो डाउट नहीं समझ आता कई बार। हाँ जी आगे बढ़े क्या, चले आगे। तो जरा देखिए, तो मैंने बताया कि किस तरह का ये कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो को अच्छा, एक तो है आप याद रखिए डीसी को जनरली आउटपुट पे अपीयर, अगर सिंपल क्वेश्चन आ रखा हो, मतलब सिंपल मतलब कुछ नहीं, आप ये याद रखिए डीसी की वजह से आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डीसी की वजह से जो फ्लक्स होता है क्या होता है, कांस्टेंट होगा तो आउटपुट वोल्टेज पे अपीयर नहीं होगा डीसी सिग्नल, ठीक है। डीसी सिग्नल की वजह से कुछ नहीं अपीयर होगा। चलिए भाई आगे बढ़े, चले भाई आगे, रब कर दो मैं इसको। नेक्स्ट वाला देखिए। तो मैंने बताया कि जब भी आप डीसी सिग्नल डालोगे आउटपुट में उस डीसी सिग्नल को क्या कर देगा, वो फिल्टर आउट कर देगा। हाँ लेकिन फिल्टर आउट केवल तब होगा जब कोर सैचुरेट ना हो, समझे। क्योंकि अगर कोर सैचुरेट होगी तो आउटपुट वोल्टेज के अंदर हार्मोनिक्स आएंगे। आउटपुट वोल्टेज इस टाइप की आएगी, जरा देखिए, पॉजिटिव हाफ इस टाइप का आएगा, नेगेटिव हाफ बड़ा होगा, मे भी इस तरह से। और इस सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट है, इस सिग्नल के अंदर एवरेज वैल्यू है, पढ़ा है क्या एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम लोगों ने तो किया होगा एवरेज, ठीक है। इसके अंदर एवरेज, इसके अंदर डीसी पार्ट है। इसका अंदर डीसी पार्ट कब फिल्टर आउट होगा, डीसी पार्ट फिल्टर आउट कब हुआ, जब ये सैचुरेट ना हो कोर, ठीक है। कोर अगर सैचुरेट नहीं हो रही है तो डीसी पार्ट फिल्टर आउट होगा, ठीक है भाई, या थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि डीसी, मैं मान के चलूंगा कि कोर सैचुरेट नहीं होगी अगर मैं डीसी इनपुट कर रहा हूँ। वैसे तो जनरली कोर सैचुरेट हो जाती है, बट मैं मान के चलूंगा कि कोर सैचुरेट नहीं हो रही तो डीसी को क्या कर देगा अपने आप को, तो फिर तो प्योर एसी निकलेगी। और वो सैचुरेट भी नहीं हो रहा तो वेवफॉर्म भी क्या आएगी, पूरी साइन वेव आएगी। वो आपकी एक तरह से डिस्टोर्ट भी नहीं होगी वेव, क्योंकि सैचुरेट तो हुआ नहीं कोर। कोर सैचुरेट होगी तो समझ लो वेवफॉर्म में डिस्टोर्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स डिस्टोर्ट आएगा, उससे आपका जो वोल्टेज है वो भी डिस्टोर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखेंगे हम आगे भी कि किस तरह से डिस्टोर्शन आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या दिक्कत आती है। तो डीसी को क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, फिल्टर आउट कर देता है, डीसी को पास नहीं होने देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है मैंने डीपीपी में, किसको नहीं मिली है डीपीपी, ये लो भी पीछे कर दो। एक क्वेश्चन दिया मैंने डीपीपी में, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, वैसे मैं बता दूं क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें कौन सा है ये, आई थिंक मैंने एक दिया हुआ है कुछ, कहाँ है क्वेश्चन, नहीं वो सिग्नल में दिया फिर मैंने, वो फिर मैंने सिग्नल में दे दिया, ठीक है, सिग्नल की वर्कशीट में दिया मैंने, ठीक है, इसमें नहीं, लेकिन मैं दे सकता हूँ क्वेश्चन दो, ठीक है। क्वेश्चन तो बना दूंगा यहाँ पे, 6-7 सिग्नल लिख दूंगा इधर और इधर आउटपुट लिख दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा बताओ आरएमएस वैल्यू क्या है आउटपुट की। जरा देखिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कीजिएगा। मतलब देखिए दो सब्जेक्ट कैसे जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट को मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो जरा देखिए। आपने सिग्नल भी पढ़ा है, आपने ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ लिया, अब दो सिग्नल को दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। लिखे भाई RMS value of V naught T, find the RMS value of V naught T and V in T। इनपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू और आउटपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू बतानी है और दोनों का रेशियो भी बताना है। RMS of V naught T इसकी RMS वैल्यू और V in T इसकी RMS वैल्यू, इसका रेशियो बताना है क्या होगा।
आरएमएस का क्या फॉर्मूला होता है, जिन लोगों ने वो शुरू की क्लास नहीं लगाई, डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन ऑफ पार्शियल रिलेशन बोलते हैं इसको, एसी कंपोनेंट का स्क्वायर। मैं बता दूं भाई जिन लोगों को याद नहीं है, ठीक है, और जिन लोगों ने क्लास लगाई उनको मैं समझा दूंगा क्या चीज़ है। अभी आप बस आप देख के चलिए, जिन लोगों ने शुरू की क्लासेस नहीं लगाई है उन लोगों ने अजूबे मिस कर दिए हैं। हाँ जी, इनपुट वोल्टेज की बताओ ना, ये इनपुट वोल्टेज है VINT, इनपुट वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू को लेके आएगी। देखो इसमें दो पार्ट मिस हो गए, ट्रांसफॉर्मर भी मिक्स कर दिया मैंने और सिग्नल भी मिक्स कर दिया, जो आपने सिग्नल में पढ़ा था, ठीक है। हाँ जी, कुछ बनी बात? कुछ बनी बात? करो भी, फाइनल आंसर बताओ क्या है। आरएमएस वैल्यू बताओ, इनपुट की आरएमएस वैल्यू क्या आई है जी? 23.1 इनपुट की आरएमएस। आउटपुट की आरएमएस बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, आप बताओ क्या रीजन? डीसी को हटा दो, डीसी तो फिल्टर आउट हो जाएगा। सुपरपोजिशन का यूज करो, एक एक सिग्नल को एक टाइम पे लेके चलो, ये तो फिल्टर आउट हो जाएगा, यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। ये जरा देखो, इधर 6 वोल्ट है तो इधर कितनी हो जाएगी? 12। ये 10 वोल्ट है इधर, तो इधर कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, डिफरेंट आरएमएस आएगी, ऑफ कोर्स डिफरेंट आएगी। सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप? आरएमएस सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसमें तो डीसी लिया है आरएमएस, मतलब उसको रेफर कर देंगे सीधा आरएमएस वैल्यू। सीधा आरएमएस रेफर नहीं करनी है, सीधी आरएमएस रेफर करते हो डीसी भी आएगा इसके अंदर। ये गलत तरीका है। आप क्या कर रहे हो, देखो कुछ लोगों ने ये किया है, पहले इसकी आरएमएस निकाल दी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर की आरएमएस। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इधर तो आरएमएस में क्या है? डीसी है, आप जानते हो कि इधर डीसी आएगा ही नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा? नहीं समझिए, आप इधर सिग्नल निकालिए, पहले आउटपुट सिग्नल निकालिए और फिर उसकी आरएमएस निकालिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। और ये मैंने सिग्नल की डीपीपी में दिया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आंसर अभी निकालते हैं जी। देखिए भाई, देखिए इसके आरएमएस वाले बोलिए, रूट ऑफ बताइए क्या आएगा? डीसी कंपोनेंट तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 प्लस 1/2। एसी कंपोनेंट के स्क्वायर का समेशन करना है। एसी कंपोनेंट तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 36 प्लस 10 का स्क्वायर करो 100 प्लस 30 का स्क्वायर करो 900। समझ आया भी? ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 1/2 एसी कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो जितने भी एसी कंपोनेंट, ये सारे एसी है, इनका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और 1/2 लिख दो, और ये डीसी कंपोनेंट है इसका। ये आरएमएस वैल्यू होगी VIN की आरएमएस वैल्यू होगी, ठीक है भाई। अब जरा देखिए वी आउट। सबसे पहले तो वी आउट बताइए क्या आएगा, मिलेगा क्या वी आउट? 4 तो फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ 6 की जगह पे क्या हो जाएगा? 12 sin ओमेगा टी प्लस, बताइए 10 की जगह पे क्या हो जाएगा? 20 sin ओमेगा टी प्लस 60 sin ओमेगा टी 3 ओमेगा, ठीक है दिलप्रीत? हाँ बोली आरएमएस वाली बोली। डीसी तो इसमें है ही नहीं,
तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 वो लेके आएगा 144 प्लस 400 प्लस 3600 आ गया बस रेशियो निकाल दो। कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो मैंने आपको बताया कि फिल्टर आउट कर देता है डीसी को, इसलिए इसको हम यूज करते हैं ऑडियो में, ठीक है। ऑडियो ट्रांसफॉर्मर एक नया हम खासकर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये, इनको हम सिग्नल्स में रेक्टिफाई करने के लिए, डीसी हटाने के लिए हम लोग करते हैं, सिग्नल को फिल्टर आउट करने के लिए, डीसी फिल्टर आउट करने के लिए हम करते हैं इसमें, ठीक है। ऑडियो ट्रांसफॉर्मर जनरली हाँ जी हाँ मैं assumption लेके चल रहा हूँ। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप अज्यूम करके चलेंगे कि कोर विल नॉट सैचुरेट। हाँ जी सैचुरेट होगा फिर कोर को ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, सैचुरेशन से तो बड़ी सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। हाँ वो तो फिर मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, फिर वो तो फिर क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो पाएगा, ठीक है। वो तो फिर वो हमसे ऊपर चली जाएंगी चीज, ठीक है। तो कुल मिला के सैचुरेशन मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, सैचुरेट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप अगला टॉपिक लिखिएगा एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट आप लिखिए एक्साइटिंग करंट, तो आप थोड़े एक्साइटेड हो जाओ बिकॉज एक्साइटिंग करंट आ गया, ठीक है। जरा देखते हैं क्या होता है। हेडिंग आ गई एक्साइटिंग करंट, ट्रांसफॉर्मर का एक्साइटिंग करंट देखते हैं। एक्साइटिंग करंट देखिए, एक्साइटिंग करंट कौन सा होता है, सुनिए नाम से ही क्लियर है, जो ट्रांसफॉर्मर को एक्साइट करे, ठीक है, वो क्या होता है एक्साइटिंग करंट। ट्रांसफॉर्मर को मजबूर करे आउटपुट अपीयर करने के लिए, वोल्टेज अपीयर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं एक्साइटिंग करंट। मतलब जैसे कि देखिए अगर सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो जैसे मैं सप्लाई कनेक्ट करूंगा तो ट्रांसफॉर्मर एक करंट लेगा। क्यों लेगा वो करंट? बिकॉज ऑफ फ्लक्स। बिकॉज ऑफ फ्लक्स तो कहीं से तो आएगा, ऐसे जादू थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं से तो फ्लक्स आएगा, कोई करंट तो उसको पैदा करेगा ना, और वो जो करंट होता है वही ट्रांसफॉर्मर को भी एक्साइट करता है, उसको मैग्नेटाइज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसी करंट को हम क्या बोलते हैं एक्साइटिंग करंट, ठीक है। एक्साइटिंग करंट कौन सा होता है? जो ट्रांसफॉर्मर को एक्साइट करे, ठीक है। आईई इसको मैं डिनोट करूंगा आईई के नाम से, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर को लिखिए एक्साइटिंग करंट क्या होता है? द करंट flows in the coil to establish a sinusoidal flux in the core. The current that flows in the coil to establish a sinusoidal flux in the core is called the exciting current. Is called the exciting current. लिखिए the current which flows in the coil to establish a sinusoidal flux in the core, to establish a sinusoidal flux in the core is called exciting current, ठीक है। वो करंट जो साइनसोइडल फ्लक्स पैदा करता है कोर के अंदर, उस करंट को क्या बोलते हैं एक्साइटिंग। वही तो एक्साइट करेगा ट्रांसफॉर्मर को, वही तो मजबूर करेगा फ्लो कराने के लिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? वही तो मजबूर करेगा ना आगे आउटपुट अपीयर होने के लिए, उसको बोलते हैं एक्साइटिंग करंट। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साइनसोइडल फ्लक्स ही पैदा करे। लाइन में मैंने क्या लिखा है? साइनसोइडल। ये तब है जब बीएच कर्व लीनियर है। आप लिख लो द अबव स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर बीएच कर्व। अगर बीएच कर्व मेरा लीनियर है तभी जो एक्साइटिंग करंट होगा वो साइनसोइडल फ्लक्स पैदा करेगा। इफ बीएच कर्व इज लीनियर, ठीक है। लिखिए इफ बीएच कर्व इज नॉन लीनियर, if BH curve is non-linear, the exciting current or the flux may be non-sinusoidal. If BH curve is non-linear, अगर BH curve non-linear है तो या तो exciting current non-linear होगा या फिर क्या होगा non-sinusoidal होगा या फिर flux non-sinusoidal होगा। इनमें से एक तो non-sinusoidal होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने बोला अगर बीएच कर्व मेरा लीनियर है तो साइनसोइडल एक्साइटिंग करंट साइनसोइडल फ्लक्स पैदा करेगा। जरा देखिए बीएच कर्व मेरा लीनियर है, ठीक है। बीएच कर्व मतलब फ्लक्स वर्सेस करंट का एक ही बात है ना, प्रोपोर्शनली होते हैं ये। तो ये मान लीजिए मेरा लीनियर है, तो अगर
मेरा करंट साइनसॉइडली वेरी करेगा तो जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या करेगा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, ठीक है भाई। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस लाइन में देखो ना, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये, तो जो फ्लक्स आएगा वो भी साइनसॉइडल आएगा इन पॉइंट्स के बीच में, करेक्ट है। इस तरह का फ्लक्स आएगा, मतलब अगर ये करंट साइनसॉइडल है तो जो फ्लक्स आएगा वो इन पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से बीच में चेंज होगा ना, यहां से यहां के बीच में। नहीं समझे क्या आप? वैसे भी आप सोचो फ्लक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, के आई, सब कुछ समथिंग ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन आ रही है तो अगर ये साइनसॉइडल है तो ये भी क्या होगा, साइनसॉइडल, ठीक है। इसका मतलब अगर BH कर्व लीनियर है तो साइनसॉइडल करंट जो एक्साइटिंग करंट होता है अगर वो साइनसॉइडल है तो फ्लक्स भी कैसा आएगा, साइनसॉइडल। बट अगर मान लीजिए BH कर्व नॉन लीनियर है, जो कि होता है, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है, ठीक है, तो अगर BH कर्व में नॉन साइनसॉइडल ले लूं तो दो केस बनेंगे, या तो करंट नॉन साइनसॉइडल होगा, फ्लक्स साइनसॉइडल होगा, या फिर फ्लक्स नॉन साइनसॉइडल होगा, करंट क्या होगा, साइनसॉइडल। दो तरह के केस बनेंगे, अब दोनों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए, हेडिंग लिखिए एक्साइटिंग करंट विद नो हिस्टेरेसिस, और उसके बाद हिस्टेरेसिस देखेंगे। एक्साइटिंग करंट विद नो हिस्टेरेसिस, ठीक है भाई। मैं देख रहा हूं एक्साइटिंग करंट की वैल्यू निकालनी है मुझे विद नो हिस्टेरेसिस, कोई हिस्टेरेसिस नहीं है, ठीक है। अगर मैं हिस्टेरेसिस को नेग्लेक्ट कर दूं तो मैं देखना चाहता हूं कि एक्साइटिंग करंट क्या आएगा, ठीक है, जरा देखिए। और प्रैक्टिकल मटेरियल में देख रहा हूं, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देख रहा हूं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में BH कर्व क्या होता है, नॉन लीनियर। तो BH कर्व अगर नॉन लीनियर हो गया तो फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व भी कैसा आएगा, नॉन लीनियर। तो ये आएगा फ्लक्स और ये आएगा करंट। अब ये जरा देखिए कुछ ऐसा, कुछ मान लीजिए इस तरह का, ठीक है, और नेगेटिव साइड में भी इस तरह। हिस्टेरेसिस मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि हिस्टेरेसिस है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा हिस्टेरेसिस, ठीक है भाई। इस तरह का मेरे पास मान लीजिए ये BH कर्व है, ठीक है, और मेरे पास जो करंट है वो जरा देखिए कैसा होगा। मैंने क्या किया है, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है, आप बना लीजिए। अब जरा देखिएगा मैं करंट और फ्लक्स की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे करंट आएगा, आई नो लोड है, कोई लोड नहीं है, तो नो लोड पे जो करंट आएगा वो क्या करेगा, बस बताओ, आई वो सिर्फ फ्लक्स पैदा करेगा, फाई टी फ्लक्स पैदा करेगा, समझ आ गई, वो सिर्फ फ्लक्स पैदा करेगा। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए मेरे पास जो वोल्टेज है वो प्योर साइन वेव है, जो मैंने सप्लाई वोल्टेज दी है वो प्योर साइनसॉइडल वेव है, वो प्योर साइन वेव है। जो मेरी सप्लाई वोल्टेज है वो प्योर साइन वेव है। हाँ जी, अब जरा देखते हैं करंट कैसा आता है। अब मुझे एक बात हो, अगर यहाँ पे साइन वेव है तो यहाँ पे वेव कैसी होगी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है, साइनसॉइडल, मतलब EMF मेरा जो इंड्यूस होगा वो भी साइनसॉइडल होगा, ठीक है। इसका मतलब फ्लक्स कैसा बनेगा, फिर तो फ्लक्स साइन वेव वाला चाहिए, फ्लक्स तो साइन वेव वाला चाहिए, ठीक है। क्या कहते हो, फ्लक्स साइन वेव वाला चाहिए। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से करो, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे ले जाओ, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट पे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ये बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए मैं फ्लक्स को साइनसॉइडल मान लूं, मैं मान के चलूं कि फ्लक्स मेरा साइनसॉइडल है, तो फ्लक्स साइनसॉइडल कैसे आएगा, बताओ, क्या क्या उसकी वेवफॉर्म कैसे आएगी। अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म ऐसी है तो फ्लक्स क्या करता है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है कि लीड करता है। फ्लक्स तो करंट से आता है। अब ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर में करंट क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि फ्लक्स यहां से शुरू होगा और इस तरह का कुछ फ्लक्स होगा, मे बी मान लीजिए इस तरह का फ्लक्स मेरा, इस तरह का फ्लक्स,
मैं पहले सिर्फ ये वेव फॉर्म देख रहा हूँ, सिर्फ ये इतना मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मान लीजिए फ्लक्स है, साइनसॉइडल मान के चल रहा हूँ फ्लक्स, ठीक है। ये मेरी वोल्टेज है, ये मेरा फ्लक्स है, ऐसे दिखा दिया मैंने जस्ट फ्लक्स को, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा 90 डिग्री लैग करा दिया, मेरा फ्लक्स है फाई, बिकॉज मेरी वोल्टेज यहाँ पे साइनसॉइडल है, तो यहाँ की वोल्टेज भी साइनसॉइडल होगी, और यहाँ की वोल्टेज साइनसॉइडल केवल तब हो सकती है जब ये फ्लक्स कैसा हो, साइन। क्यों? यहाँ की वोल्टेज क्या होती है, n d∅dt, n1 d∅dt। अब अगर ये साइनसॉइडल है तो ऑब्वियस है क्या होगा, अगर ये साइनसॉइडल है तो ऑब्वियस है फाई क्या होगा, अगर ये साइनसॉइडल है यहाँ पे ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी मान लीजिए ऐसे है, वोल्टेज है ना ये, तो इसका मतलब फ्लक्स कैसा होगा, साइनसॉइडल है तभी तो ये साइनसॉइडल आएगी, नहीं समझेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने बताया कि फ्लक्स में साइनसॉइडल मान के चला, अब मैं देखना चाहता हूँ करंट कैसा आएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ करंट कैसा आएगा इस साइन वेव ऑफ फ्लक्स के लिए, फ्लक्स की साइन वेव के लिए करंट कैसा आएगा, तो वो जरा देखते हैं अभी। तो उसका मेरे पास ऊपर फ्लक्स है और एक तरफ करंट है, ठीक है, जरा देखते हैं। देखिए आप एक काम कीजिए, पॉइंट्स को आप यहां पे ले आइए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा भी ये तरफ, इन पॉइंट्स को आप यहां पे ले आइए, देखो बड़ा सा आसान होता है करंट बनाना। आप एक बार आप उनको इधर ले आओ और करंट की वेव बनाते थे, देखते हैं कैसा करंट आएगा। ये और इन पॉइंट्स को यहां पे नीचे ले आओ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखते हैं कैसे इतना इंटरेस्टिंग बन रहा है। देखो करंट की वेवफॉर्म बना रहा हूं मैं, रेड पेन से बनाऊंगा, देखिए भाई एक बार बना लो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए भाई। यहीं पे बनाऊंगा करंट की वेवफॉर्म, एक्साइटिंग करंट। मैंने बोला मेरी ये सप्लाई साइनसॉइडल है, तो यहां पे भी साइनसॉइडल वेव आएगी और यहां पे साइनसॉइडल केवल तब आ सकती है जब फ्लक्स कैसा हो, साइन वेव। अगर फ्लक्स को मैं साइन वेव मान लूं तो करंट जरा देखता हूं कैसा आएगा, ये एक्साइटिंग करंट कैसा होगा, ये वेव हम कैसे होगी। मैं जानता हूं फ्लक्स वर्सेस करंट ये कर्व होता है। अब जरा देखिए करंट कैसे बनाते हैं, आपने बना लिया सबने ये। अब देखिए जब फ्लक्स मेरा टॉप पे था तो करंट की लेंथ थी इतनी, ये लेंथ मैंने मेजर की और ये यहां पे नोट कर दी, भाई करंट इतनी हाइट पे था, वो मैंने हाइट दिखा दी। जब फ्लक्स मेरा इतना डिक्रीज हुआ, मतलब इस टाइम पे, ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस है मान लीजिए, ये वो था, ये वो इंस्टेंट था जिस टाइम फ्लक्स हायर था, हाईएस्ट पे था, तो करंट भी हाईएस्ट हो गया और करंट की लेंथ इतनी थी, इतनी लेंथ मैंने यहां पे दिखा दी, करंट की लेंथ इतनी यहां पे हाइट दिखा दी करंट की, करेक्ट है। या फिर एक काम करो नीचे दिखा दो इसको, इसके अंदर मत दिखाओ, अगर आपको सही से समझना है तो जरा देखिए, ये मेरा फ्लक्स का इंस्टेंट है, इतनी देर के लिए फ्लक्स की एक हाफ साइकिल है, तो करंट की हाफ साइकिल देखते कैसे आती है। इस इंस्टेंट पे देखो, इस इंस्टेंट पे जिस टाइम फ्लक्स हाईएस्ट होता है उस इंस्टेंट में करंट भी हाईएस्ट है, और कितनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू मेजर करो इतनी, और वो यहाँ पे दिखा दो, तो इतनी हाइट है करंट की, ठीक है, ये हाइट है करंट की, ये आप दिखा दो, इतनी हाइट है करंट की इस बीच वाले इंस्टेंट। अब सुनिए, थोड़े से इंस्टेंट अगर मैं जिस टाइम फ्लक्स हायर होता है, हाईएस्ट है, उससे थोड़ा सा इंस्टेंट आगे देखो या थोड़ा सा पीछे देखो, करंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, आधी से ज्यादा, सॉरी तकरीबन आधी से थोड़ी सी कम। देखो ना फ्लक्स तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है इस इंस्टेंट पे, आगे की तरफ थोड़ा सा इंस्टेंट चलो, आप थोड़ा सा इंस्टेंट आगे देखो, फ्लक्स तो हल्का सा डिक्रीज हुआ है, करंट कितना डिक्रीज हो गया, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देखो ना कितना करंट है, इतना करंट नहीं है, करंट क्या हो गया, ज्यादा डिक्रीज हो गया, नहीं समझे। इसका मतलब करंट की वैल्यू एकदम से यहाँ ऐसी आनी चाहिए थी, वैसे तो मतलब अगर साइन वेव होता तो ऐसी आनी चाहिए थी, है ना, ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा डिक्रीज हो गया, एकदम से यहां से ज्यादा डिक्रीज हो गया, आप समझे। करंट की हाइट शुरू में जिस टाइम फ्लक्स हाईएस्ट पे था, करंट की लेंथ इतनी थी, वो मैंने दिखा दी।
अब जिस टाइम फ्लक्स हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा डाउन गया है, इस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन होगी, तकरीबन यहाँ पे जो हाइट थी उससे काफी ज्यादा डाउन होगी। करेक्ट है? समझेगा मेरा पॉइंट? सिमिलरली इसके सिमेट्रिक पॉइंट इधर भी है, क्या कहते हो? तो यहाँ पे फिर करंट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है? करेक्ट है भाई? अब जरा देखिए, इस पॉइंट के बाद फ्लक्स यहां से यहां पे आया, फ्लक्स यहां से यहां पे आया, बट करंट तकरीबन करंट ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ इस बार, नहीं, बिकॉज लीनियर रीजन में आ गया। अब ये लीनियर रीजन में आ गया, ठीक है? समझा? पहले कौन से रीजन में था? सैचुरेशन में। तो सैचुरेशन में जब फ्लक्स हल्का सा चेंज आया, करंट ज्यादा चेंज आया, करंट की हाइट ज्यादा चेंज होगी। फ्लक्स की हाइट तो हल्की सी चेंज हुई, करंट की हाइट ज्यादा चेंज होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, और जब फ्लक्स जीरो होता है तो करंट भी क्या होता है? इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आ गया ना, देखो ये पॉइंट यहाँ पे चल के आएगा। इसका मतलब जिस टाइम फ्लक्स जीरो होगा उस टाइम यहाँ पे करंट भी क्या है? जीरो। अगर हिस्टेरेसिस कंसीडर ना करो तो जिस टाइम करंट यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे जीरो है तो इसी इंस्टेंट पे करंट भी क्या होगा? जीरो होगा। आप देखो ना, इस इंस्टेंट पे फ्लक्स जीरो है तो इसी इंस्टेंट पे करंट भी जीरो होगा। करंट की वेवफॉर्म है ये करंट की वेवफॉर्म है। तो करंट क्या हो जाएगी? जीरो इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे फ्लक्स जीरो, करंट जीरो। सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स जीरो तो यहाँ पे करंट भी क्या होगा? जीरो। लेकिन अब अगर मैं करंट को ऐसे पॉइंट, हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग प्लॉट करूं, करंट कुछ ऐसा कुछ बनेगा, करंट कुछ ऐसा कुछ बनेगा। इसको बोलते हैं पीकी करंट। पीकी करंट, प्योर साइन वेव नहीं आएगी करंट की। कैसा करंट आएगा? पीकी करंट। समझे क्या? करंट आपका पीकी आएगा, प्योर साइन वेव नहीं आएगा। आप समझे? क्योंकि देखो, जिस टाइम फ्लक्स हाईएस्ट है उस टाइम करंट भी हाईएस्ट है, बट जिस रेट से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, हल्का सा फ्लक्स डिक्रीज हुआ, करंट तो ज्यादा डिक्रीज होगा उतने इंस्टेंट पे। करंट यहां से यहां पे डिक्रीज होगा, यहां इतने से इंस्टेंट पे। यहां से जब मैं यहां पे देखता हूं, फ्लक्स यहां से यहां पे आया है, लेकिन करंट यहां से यहां पे आ गया, करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। आप समझे क्या? तो कुल मिला के होगा ये कि जो करंट आएगा वो साइन वेव नहीं बनेगा, वो कैसा नेचर का होगा? पीकी नेचर का होगा। समझा? करंट आपका पीकी नेचर का होगा। करंट पीकी बन जाएगा। पीकी कब बनता है करंट? पीकी करंट कब बनता है? सुनिए, पीक कब आती है करंट की? मान लीजिए एक साइन वेव है, जरा देखिए भी, एक साइन वेव है ऐसी, इसके अंदर अगर मैं ऐसा हार्मोनिक ऐड कर दूं, इस तरह का हार्मोनिक, जरा देखिएगा कौन सा हार्मोनिक है बताएंगे? थर्ड हार्मोनिक है, ध्यान से देखिए। लेकिन ऐसे ऐड हुआ है, थर्ड हार्मोनिक दो तरह से ऐड हो सकता है। कैसे? जरा देखिए, दो तरह से ऐड कर सकता हूं थर्ड हार्मोनिक को मैं। इन दोनों में क्या फर्क है? ये भी थर्ड हार्मोनिक ऐड हो रखा है इसमें ये थर्ड हार्मोनिक को सुपर इम्पोज करूंगा, आप जरा देखते हैं रिजल्ट ऐड तो कैसे बनती है। ये भी तो थर्ड हार्मोनिक है। इसको थर्ड हार्मोनिक क्यों बोल रहा हूं? जरा देखो, ये एक साइकिल जब पूरी होती है, इसकी कितनी साइकिल पूरी होगी? 1 2 3 साइकिल पूरी होगी। इसका मतलब यहाँ पे फंडामेंटल में आपने क्या ऐड किया है? थर्ड। और यहाँ पे भी फंडामेंटल में थर्ड हार्मोनिक ऐड किया है, लेकिन दोनों में ऐड देखो कैसे किया, एक बार नीचे से ऊपर जा रहे हैं और एक बार ऊपर से नीचे। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो क्या होगा। यहां से लेके यहां तक के रीजन में देखिए आप क्या होगा। यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इस रीजन में क्या होगा बताओ? इस साइड वाले रीजन में कम हो जाएगा। इसका मतलब वेव फॉर्म जरा देखिए कैसी बनेगी। वेव फॉर्म यहाँ पे तो जीरो आएगी, जीरो आएगी, जीरो से शुरू होगा और डिक्रीज होगा पहले यहाँ पे, और फिर इंक्रीज होगा, और फिर इस तरह की वेव बनेगी। इसका मतलब कैसा बनेगा? पीकी। ये पीकी बनेगा। पीकी होने का मतलब है इसके अंदर क्या है? और कौन सा हार्मोनिक्स है? और थर्ड भी कौन से टाइप का? पहले ये नेगेटिव, अगर ये Vm sin ओमेगा टी है तो ये है माइनस Vm sin 3 ओमेगा टी, क्योंकि शुरू में नेगेटिव हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता तो कैसी वेव बनती बताओ? अगर ऐसा थर्ड हार्मोनिक ऐड होता मान लीजिए, तो फिर कैसे होती है? देखो यहां से यहां तक तो क्या आती? पॉजिटिव ये, पॉजिटिव ये, ठीक है। और इतने रीजन में क्या है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वेवफॉर्म जरा देखिए कैसी बनेगी। वेवफॉर्म इस तरह की बनेगी। आप समझेगा मेरा पॉइंट? इस रीजन में ये ऊपर जा रहा है उसको डाउन कर देगा ये, और इस रीजन में दोनों ऐड हो जाएंगे तो ज्यादा जल्दी ऊपर जाएगा। आप समझे? जल्दी पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब इस तरह का थर्ड हार्मोनिक ऐड होता तो फ्लैट टॉप वेव बनती, और इस तरह का हार्मोनिक ऐड होगा तो कैसी वेव बनेगी? पीकी नेचर। देखो दोनों थर्ड हार्मोनिक है। इसकी इक्वेशन है Vm sin ओमेगा टी माइनस, ये इसकी इक्वेशन थर्ड हार्मोनिक की क्या आएगी? -3 sin 3 ओमेगा टी, मतलब
माइनस Vm3, इसको Vm3 लिख लो, इसको Vm1 लिख लो। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, सुनिए, इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक सबट्रैक्ट हो रहा है। देखो नीचे नेगेटिव वाला आ रहा है ना थर्ड हार्मोनिक, जबकि इसमें थर्ड हार्मोनिक वाला क्या है, ऐड नहीं, मतलब पॉजिटिव वाला आ रहा है। साइन वेव ऊपर होती है ना, नीचे से जो वेव शुरू होती है वो क्या होती है, माइनस साइन। तो इसमें माइनस आएगा थर्ड हार्मोनिक के आगे, और इसमें क्या आएगा थर्ड हार्मोनिक के आगे, प्लस आएगा। आप समझे क्या मेरा पॉइंट, क्योंकि ये प्लस साइन वेव है और ये माइनस साइन वेव है। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। एक माइनस में है साइन वेव, साइन वेव में माइनस होने का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट शुरू में नेगेटिव जाएगा, और प्लस साइन वेव होने का क्या मतलब है, शुरू में पॉजिटिव में आएगा। आप समझे, तो दोनों देखो। तो फिलहाल इसमें कोर्स क्या है बताओ, इसके अंदर क्या है, थर्ड हार्मोनिक, इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब अगर आप BH कर लोगे और अगर आप हिस्टेरेसिस को कंसीडर नहीं करोगे, तो जो करंट लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, कौन सा करंट लिया जाएगा, थर्ड हार्मोनिक करंट लिया जाएगा। समझ आया, करंट के अंदर थर्ड हार्मोनिक होगा, इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक होगा, ठीक है। करंट प्योर साइन वेव नहीं होगा। अब सुनिए, कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, नहीं, ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट, ज्यादा अमाउंट का थर्ड होगा, बाकी होंगे तो मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा आगे इतना डीप नहीं जाना चाहता फिलहाल मैं, बस क्योंकि होंगे तो इतने ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है वो, ठीक है। मेन तो थर्ड हार्मोनिक डोमिनेटिंग, ठीक है। हार्मोनिक आप समझते हो ना, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो वो थर्ड हार्मोनिक इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ से, मेरे पास क्या थ्योरी बनी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, कंक्लूजन क्या लिखा, कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, क्या कंक्लूजन है वो लिखिए जरा, कंक्लूजन लिखिए। If we consider a non-linear BH curve, if we consider a non-linear BH curve, if we consider a non-linear BH curve, then the sinusoidal flux in the core, then the sinusoidal flux in the core will produce the sinusoidal flux in the core will produce peaky nature of current, will demand लिखिए, sinusoidal nature of flux will demand the peaky nature of current, exciting current, peaky nature of exciting current. Hysteresis is neglected, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, हिस्टेरेसिस को नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि देखो ना, करंट अगर ऑल्टरनेट करेगा तो फ्लक्स कैसी वेव में इस लूप पे आगे पीछे जाएगा क्या, आप मुझे बताओ, ऐसे आगे पीछे होगा क्या भाई, करंट जब बढ़ा तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ा, कम होगा करंट तो इसके अकॉर्डिंग कम होगा, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। आप जानते हो कि करंट फ्लक्स किसी दूसरे रास्ते से डाउन आएगा, नहीं समझे, वो तो तब जब हिस्टेरेसिस को कंसीडर करूं मैं। मान लीजिए मैं अज्यूम करके चलूं कोई हिस्टेरेसिस नहीं है, तो इसका मतलब उसी से क्या आएगा, फिर वो वापस भी आएगा। आप समझे क्या मेरा पॉइंट, मुझे ये बताओ, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है, देखो मैं बहुत अंदर तक जा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसफर बहुत डेप्थ में लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, बिकॉज आपको अभी मैं समझाऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर की कोर को हमें एक R से दिखाते हैं और एक किसे दिखाते हैं, L से। मैं वहां पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको वहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की कोर को रिप्रेजेंट नहीं करते हो आप, एक को R से दिखाते हो और एक में क्या दिखाते हो, एक में आप IC करंट दिखाते हो और एक में क्या दिखाते हो, IM, ठीक है, याद है क्या आपको। अब वो क्यों दिखाते हैं, उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैंने बोला कि जब आपकी हिस्टेरेसिस को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो साइनसोइडल फ्लक्स जो है वो डिमांड करेगा पीकी नेचर ऑफ करंट, और इस करंट के अंदर एक तो फंडामेंटल वेव है करंट की, और एक कौन सी है, थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे अगर बनाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर एक तो ये फंडामेंटल वेव है, जरा देखिए, एक तो ये फंडामेंटल वेव है और एक ये थर्ड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको और इसको, तो कौन सी वेव बन जाएगी, ये पी की रिजल्टेंट ये बनेगी। आप सही है भाई, ये तो फंडामेंटल वेव है ये, और ये इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक ऐड हो गया, तो दोनों का इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, तीसरी वाली पी की बन जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर ऐसी वेव है, करेक्ट है। अब सुनिए, आपको पार्शियल रिलेशन याद होगी पावर की, जिनको नहीं याद है मैं बता दूं, ठीक है। अगर कोई नेटवर्क है मेरे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई नेटवर्क है उसके अंदर मेरे पास सिग्नल है वोल्टेज का और करंट जा रहा है उसके अंदर। अब सुनिए, अगर मेरे पास सिग्नल है Vt = V0 प्लस साइन ओमेगा t
v1 sin ओमेगा t प्लस थीटा v1 प्लस v2 sin ऑफ 2 ओमेगा t प्लस थीटा v2, जिनको नहीं पता है वो लिख लो भाई, ठीक है, प्लस v3 sin ऑफ 3 ओमेगा t प्लस थीटा v3 प्लस अप टू इंफिनिटी, ऐसे जा रहा है। ठीक है, साइन हो चाहे कोसाइन हो, भी कोसाइन में भी ले लो, चलो और भी है, मतलब कोसाइन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक करंट इसके अंदर जा रहा है, वो जा रहा है आई नोट प्लस i1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा i1 प्लस i2 साइन ऑफ, ये सिग्नल में पढ़ोगे आप, 2 ओमेगा t प्लस थीटा i2 प्लस i3 साइन ऑफ 3 ओमेगा t प्लस थीटा i3, और ऐसे अप टू इंफिनिटी है। मान लीजिए अगर ये वोल्टेज का सिग्नल है और करंट IT जा रहा है इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द एब्जॉर्ब्ड पावर बाय द नेटवर्क, कितनी नेटवर्क एब्जॉर्ब करेगा पावर को, एवरेज पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिव पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा नेटवर्क। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी एक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब करेगा नेटवर्क, या फिर ये सोर्स कितनी एवरेज पावर डिलीवर करेगा, तो P एवरेज जो डिलीवर करेगा सोर्स या फिर जो नेटवर्क है आपका वो एब्जॉर्ब करेगा, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी V नोट इंटू आई नोट। डीसी कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, जो वोल्टेज के अंदर डीसी है और करंट के अंदर डीसी है, कांस्टेंट वैल्यू, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/2 समेशन ऑफ कोस ऑफ थीटा वी के माइनस थीटा आई के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जरा देखिए क्या है। इसका मतलब है आप डीसी कंपोनेंट को तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/2 करो, अच्छा यहां पे लिखो वी के इंटू आई के, वी के इंटू आई के, वी के इंटू आई के। इसका मतलब जरा देखिए, अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा, बताओ, इसको खोल के बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा 1/2 v1 i1, सुन लो भाई, जिन लोगों को पता है बात मत करो यार, दूसरों को समझने दिया करो, प्लस k की वैल्यू 2 रखो, v2 i2 cos ऑफ थीटा v2 माइनस थीटा i2, और ऐसे अप टू कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। मतलब क्या कह रहा है ये, और शुरू में क्या है v नोट इंटू आई नोट, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वोल्टेज अगर ये है और करंट अगर ये है नेटवर्क के अंदर, तो पावर क्या लेगा नेटवर्क, वो लेगा कि डीसी कंपोनेंट को तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस 1/2 जो एसी कंपोनेंट है, फर्स्ट हार्मोनिक इसमें ये है और फर्स्ट हार्मोनिक इसमें ये है, तो फर्स्ट हार्मोनिक के साथ ही पावर देगा। वोल्टेज का फर्स्ट हार्मोनिक करंट के फर्स्ट हार्मोनिक के साथ ही मिलकर पावर डिलीवर करता है। देखो वोल्टेज का फर्स्ट हार्मोनिक की एम्पलीट्यूड है और करंट का भी कौन सा एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट हार्मोनिक का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 1/2 आगे रखना साइन क्वांटिटी में, 1/2 आगे रखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और कोसाइन ले लो। किसका कोसाइन लेना है, इनके वोल्टेज का डिफरेंस का, ठीक है भाई, ये ऐसे लिखो। और अगली टर्म क्या आएगी फिर, सेकंड हार्मोनिक के साथ देगा v2 इंटू आई2 और कोस ऑफ इसका एंगल माइनस इसका एंगल, समझ आया भाई। इस तरह से जब आपकी जितने भी हार्मोनिक है उनकी वजह से ऐसे पावर इस नेटवर्क के अंदर जाएगी। ये क्वेश्चन करेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आपकी अच्छी तरह समझ आए। वापस यहीं पे आएंगे, फिर वापस यहीं पे आएंगे। हाँ जी, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको बोलते हैं पावर, पार्शियल रिलेशन ऑफ पावर, ठीक है, ये भी पार्शियल रिलेशन है, ये पावर की है, ये आपको पढ़ाएंगे हम नेटवर्क में, वेडनेसडे को पढ़ाएंगे, ठीक है, आप लगा लेना ये वेडनेसडे को क्लास, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है। वैसे अभी आप बाय डिफॉल्ट इसको मान के चलो कि ऐसा होता है, अभी इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन समझा दूंगा आपको, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज ऐसे याद नहीं होने वाला है फॉर्मूला, और ना ही इसको याद करना है, ठीक है, ना तो इसको याद करना है, ना ही ये याद होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से याद होगा वो मैं समझाता हूँ आपको, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखोगे आप, किस तरह से इसको याद रख सकते हो, वो जरा देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका यूज होगा अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, तो मैं पहले आपको ये समझा दूं एक बार, देखिएगा क्या यूज है इसका। मान लीजिए एक नेटवर्क है और उसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने लगा रखी है 10 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ऑफ 3 ओमेगा टी। मान लीजिए वोल्टेज है, ये वीटी है, और जो करंट जा रहा है आईटी वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 8 प्लस 3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 4 कोस ऑफ 5 ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। मान लीजिए ये करंट जा रहा है,
इतना ये नेटवर्क करंट ले रहा है और इतनी वोल्टेज अप्लाई है, ठीक है। और एक और भी है, मे बी 3 sin of 3 ओमेगा टी और प्लस 30 डिग्री, मान लीजिए ये भी इतना करंट ले रहा है ये नेटवर्क और इतनी वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाइड है। और मैंने पूछा फाइंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द नेटवर्क, कितनी डिलीवर्ड बाय द सोर्स, सोर्स कितनी एवरेज पावर नेटवर्क को डिलीवर करेगा। मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा, तो आप क्या निकालेंगे जरा देखिए। तो आप लिखिए फाइंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, और ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क को कितनी पावर मिलेगी या सोर्स कितनी डिलीवर करेगा नेटवर्क को। एवरेज पावर माने एक्टिव पावर, कितनी एक्टिव पावर इसको डिलीवर करेगा। एक्टिव पावर का मतलब असली ताकत होती है, रिएक्टिव पावर का मतलब दिखावटी ताकत होती है, ठीक है। जैसे कि बियर जब आप डालते हो ग्लास के अंदर तो जो फोम्स होते हैं वो दिखावटी है कि गिलास भर गया, ग्लास आपका फुल हो गया, पर ग्लास असल में खाली होता है, ठीक है। तो वो रिएक्टिव पार्ट है। और जो असली जो नीचे लिक्विड है उसी में तो ताकत है, ठीक है। वो एक्टिव पावर, वो एक्टिव पावर है। इसीलिए जरा देखिए, मेरी बाजुओं की ताकत मेरी एक्टिव पावर है, और मेरी जो पॉलिटिकल पावर है वो कौन सी है, रिएक्टिव पावर। वो दिखाई नहीं देती, ना ही वो कंज्यूम होती है। अगर मैं किसी बंदे को बोलूंगा जाके कि मैं उस बंदे का आदमी हूं, तू मेरा ये काम कर दो, मेरा काम हो जाएगा, इसका मतलब पावर ने तो काम किया, बट क्या उस बंदे की पावर खर्च हुई या मेरी कोई पावर खर्च हुई।